ओके गाइस, सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग हिंदी। अब हम हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे 25 जन 2023 लेवल 2। ये है आपकी लैंग्वेज 1। ओके, दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। वाणी प्राणी की पहचान है। जिस प्रकार कौवे और कोयल की पहचान उसकी वाणी से होती है, उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति का आधार व्यवहार, उसका जो मतलब बिहेवियर है, आचार व्यवहार और स्वभाव, उसकी परख भी वाणी के द्वारा होती है। मीठी वाणी दूसरे को वश में करने की औषधि है। जब हम मधुर वाणी का श्रवण करते हैं तब हमारा चित्त प्रसन्न हो जाता है। सज्जन सर्वदा मधुर वाणी का प्रयोग करते हैं, जबकि दुर्जन की वाणी कटु और कर्कश होती है। मीठी वाणी शत्रु को मित्र बना देती है, निराश व्यक्ति में आशा और उत्साह का संचार कर देती है। कटु वाणी हृदय में शूल की तरह चुभती है और इससे अपने भी पराये हो जाते हैं। इतना ही नहीं, कटु वाणी लड़ाई और झगड़े, यहाँ तक कि बड़े युद्ध का कारण बन जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने अपनी वाणी को वश में कर लिया और मधुर वचन का प्रयोग सीख लिया, उसने मानो सब पा लिया। मधुर वाणी अमृत के समान काम करती है। यहाँ पे बेसिकली आपकी जो भाषा है, आपकी जो वाणी है, वो जितनी सॉफ्ट होगी, आप जितना प्यार से बात करेंगे, उतना ज़्यादा लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। और ये नॉर्मल लाइफ में भी होता है। आप जितना चिल्ला के बात करेंगे, लोगों से रूडली बात करेंगे, तो वो आपसे उतना ज़्यादा दूर जाते हैं। गद्यांश के अनुसार प्राणी की पहचान किससे होती है? दान, पुण्य, वाणी और पद। ऑब्वियसली उसकी पहचान किससे होती है? उसकी वाणी से। नेक्स्ट है, कोए और कोयल की पहचान उनकी वाणी से होती है। इस वाक्य से तात्पर्य है कि कोयल कोए से सुंदर है और उसकी वाणी भी मधुर होती है। कोयल और कौआ दोनों लगभग समान रूप में होते हैं, किंतु उनकी वाणी में अंतर होता है। बिल्कुल सही बात है। कोयल जो होती है, कोयल, वो भी सेम साइज की होती है, कौआ भी सेम साइज का होता है, लेकिन उनकी वाणी में बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोयल की मधुर वाणी जग प्रसिद्ध है। फैक्ट है, लेकिन कंपैरिजन नहीं है। कोयल के रंग रूप से परिचित है, किंतु कोयल के रंग रूप से नहीं। कोयल और कौआ जो है वो दोनों समान रूप से होते हैं, लेकिन वाणी में उनके अंतर होता है। इनमें से कौन सा गुण मधुर वाणी का नहीं है? दूसरों को वश में करना, शत्रु को मित्र बनाना, निराश व्यक्ति में आशा उत्पन्न करना और अपनों को पराया बनाना। तो जो मधुर वाणी है उसका गुण दूसरों को वश में करना होता है, शत्रु को मित्र बनाना ये भी होता है, निराश व्यक्ति में आशा उत्पन्न करना ये भी होता है, लेकिन मधुर वाणी कभी भी अपनों को पराया नहीं बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जिस व्यक्ति ने अपनी वाणी को वश में कर लिया और मधुर वचनों का प्रयोग सीख लिया, उसने मानो सब पा लिया। इस वाक्य से आपका क्या आशय है? वाणी पर नियंत्रण करना। मधुर वचन बोलने वाले व्यक्ति को धन दौलत मिल जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वाणी पर नियंत्रण करना और मधुर वचन बोलने वाले व्यक्ति को सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है। वाणी पर नियंत्रण करना और मीठे वचन बोलने वाले व्यक्ति को अपमान सहना पड़ता है? नहीं। वाणी पर नियंत्रण और कटु वचन बोलने वाले व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति सही से बोल ही नहीं सकता, जो हमेशा चिल्ला के बात करे, चिड़चिड़ा होकर बात करे, उसको कभी भी कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। लेकिन जिनका वाणी पे कंट्रोल होता है, कई लोग आपने देखे होंगे बहुत इफेक्टिव बोलते हैं, बहुत लिमिटेड बोलते हैं, लेकिन बहुत प्यारा बोलते हैं। और मधुर वचन बोलने वाले व्यक्ति को सभी फील्ड्स में आपको सक्सेस मिलती है। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। निम्न में से समूह से भिन्न शब्द युग्म कौन सा है? शत्रु मित्र, अपने पराये, दुर्जन सज्जन और शूल तूल। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है, शत्रु और मित्र जो होते हैं वो अपोजिट है एक दूसरे के, अपने पराये एक दूसरे के अपोजिट हैं। दुर्जन सज्जन अपोजिट है, लेकिन शूल तूल क्या है? तूल तो कोई वर्ड ही नहीं होता, तो ये क्या होगा आपका? बिल्कुल अलग ग्रुप हो जाएगा। ये दोनों अपोजिट है, ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, लेकिन ये नहीं है। वाणी प्राणी की पहचान है। वाक्य का अर्थ के आधार पर वेद बताइए। अर्थ के आधार पर वाक्य जो होते हैं आपके इच्छावाचक, संकेतवाचक, विधानवाचक और संदेहवाचक। तो ये जो है आपका क्या होगा? विधानवाचक वाक्य होता है। इच्छावाचक होता है जब हम ऐसे बोलते हैं ना, तुम दीर्घायु हो, ठीक है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, दैट इज योर इच्छावाचक। संदेहवाचक होता है जहां जिसमें आपको डाउट होता है। संकेतवाचक होता है जिसमें हम एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। तो यहाँ क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। विधानवाचक होता है जब हम पूरा सेंटेंस एक लाइन में खत्म करते हैं। कटुवाणी के कारण क्या नहीं होते? लड़ाई झगड़े होते हैं कटुवाणी के कारण। अपने पराये ये भी होता है कटुवाणी के कारण। पराये अपने और बड़े युद्ध। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि कटुवाणी के कारण लड़ाई झगड़े भी होते हैं, अपने पराये हो जाते हैं, बड़े युद्ध हो जाते हैं, लेकिन पराये कभी भी अपने नहीं होते। ये उल्टा लिखा हुआ है। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है 98। हमारा मन कैसी वाणी सुनकर प्रसन्न हो जाता है? वाणी, कटु, मधुर और कर्कश। तो ऑब्वियसली हमारा मन जो है वो मधुर वाणी सुन के प्रसन्न हो जाता है।
नेक्स्ट है बड़े युद्ध का कारण भी बन सकती है, वाक्य में निपात है, बड़े का, बन और भी। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। निपात होता है जब आप किसी भी वर्ड पे ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, जो फोर्सफुल वर्ड होता है, जैसे बड़े युद्ध का कारण भी। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस चीज को एम्फेसाइज किया है, यानी कि वाणी जो है वो बड़े युद्ध का कारण भी बन रही है, तो उस चीज को आप एम्फेसाइज करके जब बोलते हैं दैट इज योर निपात। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। अब दिया है, दिए गए काव्यांश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। कस्बे की सांझ बुझे कंडों का धुआं, बल्बों की फुंसियां जल उठी यहाँ वहां, अभी गए साल यहाँ आई गई है बिजली, लेकिन बस एक सड़क छूते हुए निकली, कुत्ता लौट सड़के कौओं की काव काव, धूल भरे चौराहे पूछ रहे नाम गाँव। यहाँ पे बेसिकली बोला है कि जब पहले सोसाइटी होती थी, कस्बे जो होते थे उनमें धुआं निकलता था चूल्हों से, ठीक है, बल्ब जो है वो छोटे छोटे से बल्ब रहते थे, लेकिन जब से बिजली आई है तो बस एक सड़क जो है वो छू के निकल रही है, मतलब डेवलपमेंट दिखाया है। जब अर्बनाइजेशन हो गया है तो लोग एक दूसरे से कितना ज्यादा अलग हो गए हैं। कविता में किसकी ओर संकेत किया गया है, गांव में बिजली की पर्याप्त मात्रा, गांव में बल्ब की लड़ियों की ओर, गांव में सुविधाओं के अभाव की ओर, गांव में कुत्तों की अधिक संख्या की ओर। तो यहाँ पे गांव में जो सुविधा है वो उसके अभाव की ओर इसको डिनोट किया गया है कि गांव में जब बल्ब लगते हैं, तो आपने आज भी देखा होगा जो हमारे गांव होते हैं उनमें जो बल्ब लगते हैं वो प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता है, बस कहीं कहीं कुछ कुछ डिस्टेंस पे बल्ब को लगा दिया जाता है। बुझे कंडों का धुआं एक निहितार्थ संभव नहीं है, नहीं पूछा है, उपले समाप्त हो गए हैं, चूल्हे बुझ गए हैं, भोजन पक चुका है और अन्न का अभाव है। तो यहाँ पे उपले समाप्त हो गए हैं वो इसका अर्थ नहीं निकलता है। बुझे कंडों का धुआं यानी कि जब चूल्हा बुझ जाता है उसमें से जो धुआं निकलता है, तो चूल्हा बुझ चुका है, भोजन पक चुका है, तभी तो चूल्हा बुझेगा, अन्न का अभाव है। ये तीनों ही करेक्ट है, लेकिन उपले समाप्त हो गए ये क्या है, इसका निहितार्थ नहीं है। गांव में बिजली कब आई है, 1 महीना पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले और अगले साल। इसका होगा आपका 1 साल पहले। ये देखिए, अभी गए साल यहाँ आई है बिजली, ठीक है, गए साल मतलब 1 साल पहले। बल्बों की फुंसियां से आशय है, बल्बों की संख्या कम है, बल्ब फुंसियों की तरह होते हैं, बल्ब की रोशनी कम है, बल्ब को फुंसी रोग हो गया है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है कि बल्ब की रोशनी कम है। कुछ बल्ब ऐसे होते हैं जो फुसफुस करके जलते हैं, तो ये है बल्ब की रोशनी कम है। गांव में बिजली चारों ओर है, पर्याप्त मात्रा में है, एक ही सड़क पर है, दिन में आती है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि गांव में जो बिजली है वो एक ही सड़क पर है। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। ये देखिए, लेकिन बस एक सड़क छूते हुए निकली, तो यहाँ क्या है, एक ही सड़क पर है। समूह से भिन्न शब्द है, गांव, कस्बा, सड़कें और बुझे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। गांव, कस्बा और सड़क ये तीनों जो होते हैं आपके एक गांव से रिलेटेड है, लेकिन बुझा चीज जो होती है वो आपका एक, जब कोई चीज बुझ जाती है तो वो उन तीनों से अलग है। गांव जहाँ लोग रहते हैं, कस्बा जहाँ लोग रहते हैं, सड़क जहाँ लोग चलते हैं, लेकिन बुझा आपकी एक अलग चीज होती है। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। भाषा विकास में बच्चे जिन शब्द और शब्द संयोजनों को समझते हैं वो क्या कहलाते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट में बच्चा जो शब्द और शब्द का संयोजन, यानी कि जैसे राम, जाता, ये क्या है, शब्द संयोजन, तो जब इनको समझने लगते हैं वो क्या कहलाता है, स्वर्णिम, ग्राह्य, उत्पाद और बोध। तो इसका करेक्ट आंसर होता है आपका बोध, यानी कि बच्चा चीजों को अब समझने लग रहा है, बच्चे का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो अब धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। दूसरों के साथ प्रभावशाली और उपयुक्त संप्रेषण में कैसे संलग्न किया जाए, इससे संबंधित भाषा का घटक क्या है। जब आप दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो इफेक्टिव और उपयुक्त कम्युनिकेशन कैसे लाया जाए, इससे संबंधित भाषा का घटक क्या है। ध्वनि विज्ञान, अर्थ विज्ञान, व्यवहारशील और व्याकरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है दैट इज योर व्यवहारशील। ठीक है, आपका व्यवहार जो है कि आप सामने वाले के साथ कितना मतलब इन्वॉल्व होकर बात करना चाह रहे हैं, आप सामने वाले को किस तरीके से रिस्पॉन्स करना चाह रहे हैं, ये होता है आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन और उपयुक्त कम्युनिकेशन। सो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। ध्वनि विज्ञान होती है जहाँ पे हम स्वरों का ज्ञान लेते हैं। अर्थ विज्ञान होता है जहाँ पे आप सेंटेंस से अर्थ निकालते हैं। ग्रामर इज ग्रामर। प्रत्येक बच्चे में भाषा के नियम की सहजात क्षमता है और सभी मानवीय भाषाओं में लागू होती है। यह विचार किसके द्वारा समर्थित है। तो ये कहा था लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जिसे हम बोलते हैं नाउम चॉम्स्की। ये है आपका प्रकृतिवादी, यानी कि जो नेचुरलिस्ट हैं, नाउम चॉम्स्की ने बोला था कि हर बच्चा जो है वो अपने अंदर एक इन्नेट क्वालिटी लेके पैदा होता है और हर बच्चा भाषा के एक नियम के साथ विकसित होता है। ठीक है, तो आप
बच्चा जैसे जैसे बड़ा होने लगता है तो आप बच्चे को कोई भी लैंग्वेज किसी भी स्टेज पे सिखा सकते हैं। ये होता है आपका प्रकृतिवादी। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। व्यवहारवादी कौन थे? E.L. थॉर्नडाइक, इयान पेट्रोविच पावलोव और B.F. स्किनर। संज्ञानवादी कौन थे आपके? जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की और लॉरेंस कोलबर्ग। रचनावादी उपागम में कौन आते हैं आपके? जहां पे बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। विद्यार्थी के द्वारा पढ़ी गई कहानी को अपने शब्दों में दोबारा कहना, यह किसके आकलन में सहायता मिलती है? लेट सपोज आपने बच्चे को कोई स्टोरी सुनाई, अब बच्चा उसको दोबारा अपने वर्ड्स में डिफाइन कर रहा है, तो इसमें बच्चे की सटीकता, फ्लुएंसी, बोध और स्मृति किसका पता चलता है? तो इससे बच्चे की जो बोध है कि बच्चे ने कितना ध्यान से तो उसको सुना, बच्चे को कितना वो समझ में आई। मान लीजिए अगर बच्चा अटेंटिव होकर किसी चीज को सुन रहा है लेकिन उसको जब वो समझ में ही नहीं आया तो वो अपने वर्ड्स में उसको फ्रेम कैसे करेगा? सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश से क्या तात्पर्य है? बच्चों को उनकी भाषा के वर्तमान स्तर से एक स्तर ऊपर का भाषाई निवेश देना, बच्चों को उनकी भाषा के वर्तमान स्तर के समान का ही भाषा निवेश देना, बच्चों को लक्ष्य भाषा में संलग्न होने के अधिकतम अवसर देना, कथावाचन शिक्षा शास्त्र के माध्यम से भाषा अधिगम को रुचिकर बनाना। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है कि बच्चा जो है बोधगम्य निवेश मतलब आप बच्चे का मान लीजिए जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, बच्चा अभी 7 साल का है, ठीक है, 7 साल का बच्चा है, तो आप बच्चे को 8 साल के बच्चे का लैंग्वेज मतलब निवेश दीजिए, बच्चे को उस लेवल की लैंग्वेज आप सिखाइए। तो बोधगम्य निवेश होता है जहाँ पे बच्चे को उसकी भाषा का जो वर्तमान स्तर है उससे एक लेवल ऊपर का भाषाई निवेश देते हो, ठीक है। एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक पाठ पढ़ा रही है। पढ़ते समय वह शब्द संपदा पर ध्यान केंद्रित कर रही है, बच्चों को उनकी मातृभाषा में शब्दों के अर्थ समझा रही है। वह अनुच्छेद की एक एक पंक्ति का अर्थ बच्चों की निज की भाषा में समझाती है। कक्षा में किस विधि उपागम का वो प्रयोग कर रही है? संप्रेषणात्मक अप्रोच, संरचनात्मक अप्रोच, श्रव्य भाषिक अप्रोच और ग्रामर ट्रांसलेशन अप्रोच। ध्यान से देखिएगा, टीचर बच्चों को एक लेसन पढ़ा रही है। पढ़ते समय उसने डिक्शनरी पे ध्यान केंद्रित किया, शब्द संपदा यानी कि वर्ड्स पे। बच्चों को उनकी मदर टंग में शब्दों के अर्थ बता रही है। एक एक अनुच्छेद की पंक्ति का अर्थ वो बच्चों की निज भाषा यानी कि उनकी पर्सनल जो लैंग्वेज है उसमें समझा रही है। तो इसमें वो क्या अप्रोच यूज कर रही है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जहां पे आप बच्चे की मदर टंग को यूज करके आप एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन करके उसको टारगेट लैंग्वेज में समझाते हैं। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। संरचनात्मक अप्रोच के अनुसार एक टीचर को किस सिद्धांत के आधार पर बच्चे की जरूरत के मुताबिक संरचनाओं को स्तरवार बनाना चाहिए? यानी कि जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है उसके अनुसार एक टीचर को किस प्रिंसिपल के बेसिस पे बच्चे की जरूरत के हिसाब से जो भी स्ट्रक्चर है उनको लेवल के हिसाब से बनाना चाहिए? उपयोगिता, सरलता, अध्यापन में आसान, प्रकार या वर्गीकरण, बारंबारिता, पुरानेपन के आधार पर श्रेणीकरण, स्थायित्व, अनुमान, उत्पाद और सामूहिकरण। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1 कि वो कितना ज्यादा उस चीज के लिए यूजफुल है। आप जो भी बच्चे को स्ट्रक्चर मतलब बच्चे का जब लेवल के अकॉर्डिंग आप बच्चे को समझा रहे हो तो उसमें जो संरचनात्मक उपागम है उसमें जो भी आप सेंटेंस यूज कर रहे हो वो कितना यूजफुल है, कितना इजी है और टीचिंग में कितना ज्यादा इजी रहेगा, कितना जल्दी बच्चा समझ पाएगा, कितना इजीली आप उसको समझा पाएंगे। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। एक अध्यापक बच्चों को बिना अंत वाली एक कहानी सुनाता है। बच्चों को कहानी में प्रस्तुत रहस्य को सुलझाने के लिए कहा जाता है। इस तरह से उनको अंत बताने के लिए कहा जाता है। यह कार्य बच्चों के किस स्तर के भाषा अधिगम का आकलन करने में मदद करेगा? निम्न स्तरीय चिंतन, मध्यम स्तरीय, उच्च स्तरीय और बोझ या समझ पाने के चिंतन का स्तर। तो यहाँ पे बच्चे की जो हाई लेवल थिंकिंग है वो मालूम चलेगी। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया है, एंड अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है, आपने एंड छोड़ दिया, बच्चे को बोला है कि अब इस एंड को आप पूरा डिफाइन करो। तो जब बच्चा उस एंड को अच्छे से बताएगा या एक्सप्लेन करेगा तो उस केस में क्या होता है, बच्चे की हाई लेवल थिंकिंग मालूम चलेगी। ठीक है, लेट सपोज आपने थर्स्टी क्रो बच्चे को फर्स्ट टाइम सुना रहे हो, आप एंड में नहीं बता रहे हो क्या हो रहा है, तो बच्चा अपने तरीके से उस चीज को एनालाइज करके आपको आंसर देगा। सो दिस इज योर हाई लेवल थिंकिंग। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति बच्चों के भाषा विकास का समर्थन नहीं करेगी? संदर्भ में भाषा अधिगम के लिए अवसर देना, यानी कि किस कॉन्टेक्स्ट में बच्चा लैंग्वेज यूज कर रहा है उस चीज के लिए बच्चे को आप उसे एक्सपोजर दो। कक्षा में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया के अवसर देना, बिल्कुल सही बात है, जहां पे बच्चा एक दूसरे के साथ आपस में कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ते हैं। इस तरह की गतिविधि की योजना बनाना जिसमें बच्चे अर्थपूर्ण उद्देश्यों के लिए संप्रेषण कर सकें। अर्थपूर्ण जो अधिगम होता है वो तो मेन पार्ट होता है जहां पे बच्चा चीजों को लर्न करके सीखता है।
भाषा का मूल रूप बोलने वालों की बातचीत के प्रभावशाली मॉडल सुनना और बच्चों को उनकी नकल करने के लिए कहना। ये बिल्कुल गलत है। क्यों? अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता होगा ना, तो आप ये देखिए, नकल करना, बच्चे को रोट मेमोराइजेशन नहीं करना है। भाषा का मूल रूप यानी कि जो कोर भाषा बोल रहे हैं उनकी बातचीत के मॉडल सुनना। आप बच्चों को, मान लीजिए कोई हिंदी में, मान लीजिए कोई बहुत फेमस ऑथर है, ठीक है, प्रेमचंद हैं या हरिवंश राय बच्चन हैं, उनके आप बच्चों को मॉडल सुना रहे हैं और बच्चों से बोला है कि अब इनके जैसी नकल करो, तो वो छोटे बच्चे के लिए पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। सो द ऑप्शन 4 विल बी नेगेटिव। भाषा के टीचर होने के नाते आप श्रवण और वाचन के लिए योजना बनाते समय क्या करेंगे, यानी कि लिसनिंग और स्पीकिंग के टाइम आप क्या करेंगे? बच्चे को सेकेंडरी और विदेशी भाषाओं का अर्जन करके अपनी भाषा के दायरे में विस्तार करने में मदद करना। बच्चा जब सेकेंडरी लैंग्वेज सीखेगा या फॉरेन लैंग्वेज जो है उसको जब एक्वायर करता है तो उसको अपनी भाषा के दायरे में विस्तार करके समझना। विद्यार्थियों को कुछ संवाद कंठस्थ करने के लिए देना और फिर कक्षा में अभिनय द्वारा प्रस्तुति के लिए कहना। ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या आ गया आपका? कंठस्थ करना। हमें बच्चे को रटाना नहीं है, ठीक है। बातचीत के विभिन्न प्रकार के समुन्नत करने के अवसर, उद्देश्य, श्रोता और समूह के साथ अधिक से अधिक अवसर शामिल करना। बिल्कुल सही बात है कि आप बच्चे जो हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करने दीजिए। बच्चों को आप अवसर दीजिए, उद्देश्य प्रोवाइड कीजिए, श्रोता और समूह के बीच में अधिक से अधिक अवसर को यूज करके बच्चों को कम्युनिकेट करने दीजिए। तब बच्चा इफेक्टिव होके सुनेगा और बच्चा इफेक्टिव होके बोलेगा। कक्षा में विद्यार्थी के भाषा प्रदर्शन की तुलना, यहाँ पे क्या है? तुलना की गई है दूसरे के साथ और उसके मजबूत पक्ष, आवश्यकता, रुचि और प्राथमिकता की पहचान करना। नेगेटिव है, क्योंकि जब आप एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर करते हो तो कई बच्चों में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लेखन में सृजन शामिल है, प्रतिलेखन नहीं। लेखन में प्रतिलेखन शामिल है, सृजन नहीं। कुछ लेखनों में सृजन और प्रतिलेखन दोनों ही शामिल हैं। सभी प्रकार के लेखनों में सृजन और प्रतिलेखन दोनों ही शामिल हैं। तो सही कथन कौन सा है? जितनी भी राइटिंग हम लिखते हैं, कोई भी आर्टिकल लिखो, ऐसे लिखो, स्टोरी लिखो, कुछ भी लिखो, आर्टिकल न्यूज़पेपर में लिखो कुछ भी, तो उसमें क्रिएटिव और प्रतिलेखन, मतलब जब आप उसको एज इट इज उतारते हो, ये दोनों ही क्या होते हैं? शामिल होते हैं। प्रतिलेखन होता है जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है उसको आप जब एज इट इज अपनी कॉपी में उतारते हो, और क्रिएटिव होता है जब आप फ्री हैंडेड अपने दिमाग से किसी चीज को क्रिएट करते हो। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध शिक्षार्थियों को अपनी पांचों इंद्रियों के बेहतर प्रयोग के अवसर देता है? समझ बूझ पर आधारित, वर्णनात्मक निबंध, तर्क आधारित और व्याख्यात्मक निबंध। तो यहाँ पे जब वर्णनात्मक निबंध होता है, किसी भी चीज का जब आप वर्णन करके लिखते हो, ठीक है, लेट सपोज अगर मैं बोलूं आप एलिफेंट के ऊपर ऐसे लिखिए, तो उस केस में क्या होगा? आप जितनी भी आपकी इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियों को यूज करेंगे। हाथ यूज होंगे, आंख यूज होगी, आपके कान यूज होंगे, क्योंकि वर्णनात्मक निबंध का मतलब ही यही होता है एक एक चीज को जितना ज्यादा आप एक्सप्लेनेटिव वे में लिख सकें। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। वह कौन सी अवधि है जिसमें बच्चे भाषा अधिगम हेतु सबसे ज्यादा रूप से रिसेप्टिव होते हैं, यानी कि चीजों को ग्रहण करते हैं? मौन अवधि, चुनौतीपूर्ण अवधि, भाषिक अवधि और जागरूकता संबंधी अवधि। तो जो आपकी चुनौतीपूर्ण अवधि होती है, यानी कि जो चैलेंजिंग पीरियड होता है, उसमें बच्चा जो है वो सबसे ज्यादा चीजों को रिसीव करता है, ठीक है। यहीं से एक चीज सीजिएगा, जो ग्राह्यशील फैक्टर होते हैं वो आपकी लिसनिंग और रीडिंग होती है, और प्रोडक्टिव जो होते हैं वो आपके स्पीकिंग और राइटिंग होता है, ठीक है। ये प्रोडक्टिव होते हैं, ये रिसेप्टिव होते हैं। चुनौतीपूर्ण मौन अवधि जो होती है ना, ये बहुत क्रूशियल पीरियड होता है जिसमें बच्चा चीजें जो भी पढ़ रहा है उसको एनालाइज करता है। जो आपकी चुनौतीपूर्ण अवधि होती है, चैलेंजिंग पीरियड, उसमें क्या करता है बच्चा? जो भी लर्न किया है उसको सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीके से रिसीव करता है। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। कौन सा भाषा विकास के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? आकलन के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण और विधियों का प्रयोग, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक के सभी अभ्यासों को पूरा करना, अंतःक्रिया करने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना, बहुत सी शिक्षण सामग्रियों का उपयोग करना। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है कि अंतःक्रिया जो है उसको करने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना। ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट, क्योंकि हमें बच्चे के अंदर लैंग्वेज जो है उसको डेवलप करना है। उसके लिए जरूरी है कि बच्चा आपस में इंटरेक्शन रखे, चाहे समाज में रखे, चाहे अपने सहपाठी के साथ रखे, चाहे पेरेंट्स के साथ रखे, लेकिन बच्चा जितना ज्यादा इंटरेक्शन करेगा उतना ज्यादा उसको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं।
नेक्स्ट है, एक व्यवस्था के रूप में भाषा के बारे में चिंतन करने की योग्यता को क्या कहा जाएगा? अधिभाषिक जागरूकता, स्वर्णिम जागरूकता, मुद्रित समृद्ध जागरूकता और अर्थ विज्ञान जागरूकता। यहाँ पे होता है आपका अधिभाषिक जागरूकता। ठीक है, जब लैंग्वेज की आप कोई भी लैंग्वेज है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल हो, तेलुगु हो, अगर आप उसके बारे में क्रिटिकली चीज़ों को सोचते हो, ठीक है, और वो भी एक प्रॉपर अरेंजमेंट में, कि जैसे यहाँ पे पहले स्वर आएगा, फिर वर्ड्स आएगा, फिर ये आएगा, सेंटेंस आएगा, फिर अर्थ निर्माण होगा, तो एक प्रॉपर तरीके से जब आप लैंग्वेज की थिंकिंग करते हो, दैट इज कॉल्ड योर मेटाकॉग्निशन अवेयरनेस। ठीक है, जहाँ पे आप खुद की थिंकिंग को क्या करते हो, चैलेंज करते हो। दिस इज योर अधिभाषिक जागरूकता। सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। If you have any doubt, then just drop in the comment section. Thank you.